तैयारी बढ़िया से कर रहे हो। लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें। गैल्वेनिक सेल हम पढ़ चुके हैं, गैल्वेनिक सेल होता क्या है, गैल्वेनिक सेल के बारे में सारी हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सारे सुरक्षित स्वस्थ अपने घरों पर है और अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे हो। लास्ट लेक्चर तक हम पढ़ चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट चीजें। गैल्वेनिक सेल हम पढ़ चुके हैं, गैल्वेनिक सेल होता क्या है, गैल्वेनिक सेल के बारे में सारी जानकारी देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने डेनियल सेल को स्पेशली पढ़ा है। वहां पे सोल्ट ब्रिज के बारे में भी हमने देखा था कि सोल्ट ब्रिज क्या होता है हमारा, ठीक है। और लास्ट टाइम में मैंने तुम्हें कुछ इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताया था, सोल्यूशन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, कुछ ये टर्मिनोलॉजी से तुम्हें अवगत करवाया था। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज के साथ। एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से देखोगे, ध्यान से समझोगे, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी अगर पॉइंट पर फोकस करोगे, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो अपना है ईएमएफ। ईएमएफ फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। पहले फुल फॉर्म देख लो, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बोलते हैं ईएमएफ। होता क्या है ध्यान से समझोगे। ईएमएफ किसको बोलते हैं? ईएमएफ है द ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द सम ऑफ द पोटेंशियल ऑन द टू इलेक्ट्रोड्स। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि डेनियल सेल में हमारे पास दो इलेक्ट्रोड है, एक एनोड वाला इलेक्ट्रोड है, कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है। तो एनोड के ऊपर पे पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, और कैथोड के ऊपर एक पोटेंशियल डेवलप होता है ड्यू टू चार्ज सेपरेशन, ठीक है। तो उन दोनों को जब हम मिला देंगे तो फुल सेल बन जाएगा। उस फुल सेल का हमें पोटेंशियल चाहिए, या उस फुल सेल का हमें ईएमएफ की अगर हम बात करें तो फुल सेल के लिए हम ईएमएफ की बात करते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा? ईएमएफ। आई होप ईएमएफ का सिंपल मीनिंग क्लियर है। मतलब पहले हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड को देख रहे थे, इंडिविजुअल सॉल्यूशन को देख रहे थे, अब हमने उन दोनों को कंबाइन करके एक नया नाम दिया जिसको क्या बोला है हमने? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये चीज क्लियर है। डेफिनेशन पहले क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ईएमएफ क्या होता है। ईएमएफ होता है, उसको हम ई सेल भी बोलते हैं, ओके। ई सेल से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहीं पर अगर ई सेल लिखा है मतलब वो ईएमएफ की बात कर रहा है। ये होता है ई एनोड प्लस ई कैथोड, मतलब एनोड का पोटेंशियल प्लस कैथोड का पोटेंशियल, ठीक है। याद रखना, ध्यान से सुनना, एनोड का पोटेंशियल प्लस कैथोड का पोटेंशियल, ठीक है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि एनोड पे भी कौन सा पोटेंशियल। एनोड पर हम जो यूज करते हैं वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। और रिडक्शन पे क्या होता है? कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। तो कैथोड पे हम रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करेंगे और एनोड पर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यूज करेंगे, ठीक है। पहले ये चीज क्लियर करो कि ई सेल कैसे फाइंड आउट करते हैं। ई सेल फाइंड आउट करते हैं एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ई सेल निकल के आ जाएगा। पहली चीज ये क्लियर है, पहला डाउट या पहला पॉइंट अगर हमारा ये क्लियर होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड वाला और रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड वाला, ये दोनों चीजों को ऐड करने के बाद हमें ईएमएफ मिलेगा या ई सेल मिलेगा। चीज क्लियर है? देखो कुछ और चीजें क्लियर होगी आज। इसके बाद मैंने तुम्हें अगर पता हो तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर तुम्हें कुछ चीजें बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर तुम्हें कहीं पर ये लिखा हो कि ई ऑफ एनोड का ऑक्सीडेशन, ठीक है, अगर सपोज कहीं पे ये लिखा हो तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है माइनस ऑफ ई ऑफ एनोड रिडक्शन, माइनस ऑफ ई ऑफ एनोड ऑफ रिडक्शन। मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनोड पर रिडक्शन, ठीक है। मतलब अगर तुम्हें एनोड पर ऑक्सीडेशन दिया हुआ है तो तुम एनोड पर रिडक्शन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? बस उस वैल्यू के आगे एक माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल सा चीज समझा रहा हूं। सपोज जैसे कि एनोड पे अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें, जैसे कि हमारे पास डेनियल सेल होता है, तो मैं क्या करता हूं, डेनियल सेल में मैं कुछ ऐसे लिखता हूं, ई Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में। चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है ना? तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है? मुझे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है Zn+2 से Zn, इसकी वैल्यू दी हुई मुझे 5 वोल्ट, ठीक है। तो क्या मैं इससे ये फाइंड आउट कर सकता हूं? तो देखो ये चीज लिखा हुआ है रिडक्शन, ठीक है। ये चीज क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन। अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो डेनियल सेल का हमें ई एनोड, ऑफ कोर्स एनोड पे हो रहा है, रिडक्शन की वैल्यू हमें ये दी हुई है,
ठीक है। तो क्या मुझे ऑक्सीडेशन की वैल्यू पता लग जाएगी? तो देखो ऑक्सीडेशन की वैल्यू सिंपल कुछ नहीं होगी, ऑक्सीडेशन की वैल्यू हो जाएगी -5 वोल्ट। चीज समझ में आ रही है? क्लियर कर पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? ई एनोड ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एनोड रिडक्शन। चीज क्लियर है? माइनस से मल्टीप्लाई करना। देखो इसके बाद एक और चीज क्या, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो एक और चीज और क्या बोल सकते हो तुम, कि कैथोड पे बात करते हैं, ठीक है। ई एनोड ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एनोड रिडक्शन। यहाँ पे सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ ई कैथोड रिडक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो वो किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ ई कैथोड ऑफ ऑक्सीडेशन के बराबर होगा। चीज क्लियर करोगे, चीज को समझोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि ई कैथोड का रिडक्शन अगर दिया है तो माइनस ई कैथोड ऑफ ऑक्सीडेशन, तो वो तुम्हें चीजें पता लग गई, ठीक है। कुछ चीजें भी बताऊंगा तो उससे थोड़ी और क्लैरिटी तुम्हें आएगी, ठीक है। पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। पहले फॉर्मूला क्लियर है, पहले फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू प्लस कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है। याद रख लेना, एनोड ऑक्सीडेशन होता है बता चुका हूं, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है ये भी बता चुका हूं। तो बस उनका पोटेंशियल वहां पर हमें लेके उनको ऐड करना है तो हमारे पास ई सेल निकल के आ जाएगा। चीज क्लियर है? यहां तक पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को? एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो देखोगे इसको। ई सेल इज इक्वल टू दिस होता है, ठीक है। मतलब हमारे पास अगर मुझे कोई बोलता है कि बताओ ई सेल क्या है, तो तुम ई सेल को क्या बोलोगे? तुम बोलोगे ई एनोड ऑक्सीडेशन प्लस प्लस क्या बोलोगे? ई कैथोड रिडक्शन। ये फॉर्मूला तो सिंपल है, ठीक है। ये फॉर्मूला अपने पास सिंपल। सपोज क्वेश्चन में हमें कैथोड का रिडक्शन नहीं देखे, कैथोड का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा ई एनोड ऑक्सीडेशन माइनस ई कैथोड ऑक्सीडेशन। चेक करोगे यार, चेक करोगे एक बार, बस मैंने ये चीज वहां पे लगाई है, बस मैंने ये चीज लगाई है, ठीक है। तो देखना क्या दिया हुआ है, कैथोड जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उस कैथोड का उसने रिडक्शन पोटेंशियल वाली वैल्यू दी हुई है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाली वैल्यू दी है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसी के साथ अगर और फॉर्मूले में मैं और अगर वेराइटीज बनाने की कोशिश करूं तो क्या होगा? इसके बाद एक और चीज क्या हो सकती है कि हमारे पास जो एनोड है, इस एनोड का हमें रिडक्शन पोटेंशियल दे दे तो क्या होगा? ये होगा माइनस ऑफ ई एनोड रिडक्शन प्लस इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने इसको चेंज किया है बस, तो ये हो जाएगा ई कैथोड ऑफ रिडक्शन, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बस क्या दे दिया है? हमें एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं देके रिडक्शन दे दिया, तो मैंने माइनस लगा के रिडक्शन की वैल्यू लिख दी। इज इक्वल टू एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि ये ऐसे दे सकता है ई एनोड ऑफ रिडक्शन, ई एनोड ऑफ रिडक्शन माइनस ई कैथोड ऑफ ऑक्सीडेशन, ई कैथोड ऑफ ऑक्सीडेशन। तो देखो ये चार फॉर्मूले, ठीक है। मैं पर लेकिन मैं तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम बस एक फॉर्मूला याद रखो यार, ये वाला बस, ठीक है। इससे ज्यादा याद मत रखो, एक फॉर्मूला काफी है ई सेल निकालने के लिए, ठीक है। बाकी ये सिंपल सी चीज याद रख लो कि यार अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी हुई है, लेकिन क्वेश्चन हमें ये पता लगाना है, लेकिन हमें ये दी हुई तो हमें नेगेटिव साइन यहाँ पे लगाना है। ये सिंपल सी चीज अगर तुम याद रखोगे ना तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फॉर्मूले ज्यादा बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, एक फॉर्मूला याद रखो, उसको अप्लाई करना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, वो याद रखो तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये तो जस्ट मैंने तुम्हें बता दिया कि इस टाइप से हम लिख सकते हैं चीजों को, ठीक है। तो आई होप वो तुम्हें क्लियर होगा। लेकिन तुम अगर यहाँ पे देख रहे होगे तो मैं सब ई से लिख रहा हूँ, ठीक है। मतलब ये चीज जो है ये किसी भी कंडीशन में अप्लाई है, मतलब एट एनी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। किसी भी टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन पर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। चीज क्लियर है? लेकिन सपोज अगर हमें स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर बात कर दिया, सपोज हमें क्या बोल दिया, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ई सेल फाइंड आउट कर, तो कुछ नहीं करना है। देखो यार यहाँ पर ई नोट सेल लगा है, यहाँ पर ई नोट एनोड, यहाँ पर ई नोट कैथोड, ठीक है। नोट ही तो लगाना है। फिर सिमिलरली अगर ये फॉर्मूले में चेंजेस आ रहा है तो यहाँ पर ये लगा दो, इस फॉर्मूले में चेंज आ रहा है तो यहाँ पर ई नोट लगा दो, यहाँ पर ई नोट लगा दो। तो ये किस कंडीशन पे बन गया? ये अपना बन गया एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। चेक करोगे यार, एक बार चेक करोगे कि क्या चीजें समझ में आ रही है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम ये चीजें कर सकते हैं। अगर तुम्हें किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे चाहिए था तो मैं ई सेल लिख देता, तो वो तुम्हारा सिंपल
ई सेल फाइंड आउट निकल के आता। तो ये इसके कुछ चार तरीके, ये इसके क्या है, कुछ चार तरीके हैं। तो इन चार तरीकों से, या सिंपल मैं तो बोलूंगा कि यार एक ही तरीका है, बस तरीका तो एक ही है। ये लिखा हुआ है तुम्हारे पास ई सेल, इसका फॉर्मूला है तुम्हारे पास सिंपल सा ये, और कुछ फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। बाकी ये छोटी सी चीज याद रख लो, अदरवाइज जब क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, जब मैं इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो वहां पे यूज आएगा, तो अपने आप चीजें याद हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझ के रखो कि कभी भी अगर हमें ईएमएफ निकालना है या कभी भी हमें ई सेल फाइंड आउट करना है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा एनोड का लेना है और रिडक्शन पोटेंशियल लेना है कैथोड का। नहीं दिया हो तो अपने अकॉर्डिंग चेंज करके तुम्हें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा काम है। बाकी कुछ चीजें कुछ क्वेश्चंस के थ्रू और करवाऊंगा, तो वहां पे तुम्हें और क्वेश्चंस के अंदर क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे मैं उन वैल्यूज को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो साथ में मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, आई थिंक उससे थोड़ा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी वजह से थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे यूज किया है, ताकि तुम्हें और चीजें बेटर तरीके से समझ में आए। लिखा हुआ है गिवन इन डेनियल सेल, डेनियल सेल की बात कर रहा है, दिया हुआ है ई नोट Zn प्लस 2 से Zn की जो वैल्यू है वो x वोल्ट है, ठीक है। और ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर की वैल्यू जो है वो y वोल्ट है, ठीक है। अब तुम लोगों को है ना, मैं डेनियल सेल अच्छे तरीके से पढ़ा चुका हूं, तुम्हें समझ में भी आया होगा। अब डेनियल सेल के अंदर मुझे पहले ये बताओगे कि बता एनोड पे क्या होता है और कैथोड पे क्या होता है। तो तुम बोलोगे कि सर अगर हम डेनियल सेल की बात करें तो एनोड पर होता है Zn और कैथोड पर होता है कॉपर। ये चीज सभी लोगों को क्लियर है, ये लोग सब, ये चीज सभी लोगों को क्लियर है। बताओ एनोड पे अगर जिंक की बात हो रही है तो हमें एनोड पे कौन सा पोटेंशियल लेना पड़ेगा। अगर मुझे ई नोट निकालना है, अगर मुझे ई नोट सेल निकालना है, तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा ई नोट एनोड ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट कैथोड रिडक्शन। सिंपल सी चीज है, मैं रिडक्शन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। देखते हैं कि हमें क्या क्या वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब तुम चेक करोगे तो ये क्या तुम्हारा दिया हुआ है, एनोड ऑक्सीडेशन। तो क्या यहां पर ये जिंक, क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। हमें रिड्यूस वाली वैल्यू दी हुई है, लेकिन हमें उसको ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट करना है। तो क्या मैं इसको -x लिख सकता हूं, एक बार चेक करोगे, क्या मैं इसको -x लिख सकता हूं। मैं सिंपल सी ये चीज लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। ई नोट लगा दो यहाँ पे भी ई नोट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिंपल सी मैं बात कर रहा हूं कि मुझे Zn प्लस 2 से Zn दिया हुआ है, क्या ये रिडक्शन है, तो मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है एनोड का, ठीक है। मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल x वोल्ट है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, -x वोल्ट। प्लस कॉपर प्लस 2 से कॉपर, क्या कॉपर किस पे है, कैथोड पे। कैथोड पे क्या चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर प्लस 2 से कॉपर गया, रिडक्शन हुआ या ऑक्सीडेशन हुआ, खुद बताओ। रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ तो वैल्यू क्या दी हुई है, y वोल्ट दी हुई है। अगर वैल्यू तुम्हें y वोल्ट दी हुई है तो -x प्लस ये हो जाएगा y, -x प्लस क्या हो जाएगा y। तो सिंपल सा अगर तुम्हारे पास यहाँ पर वो बोलता है कि बताओ ई नोट सेल की वैल्यू क्या है, तो तुम्हारे पास आंसर होगा y -x। चेक करोगे एक बार, क्या समझ में आया, चीजें समझ में आ रही मैं क्या यूज कर रहा हूँ। थोड़ी और क्लैरिटी आएगी लेकिन क्वेश्चंस के थ्रू आएगी। फिलहाल के लिए इतनी चीजें समझ लो, फॉर्मूला समझो, इसके अंदर ये जो चीजें मैंने यूज की है ये समझो, और एक छोटे से क्वेश्चन से भी काफी कुछ समझ सकते हो, ठीक है। बाकी जब न्यूमेरिकल्स के अंदर मैं तुम्हें डेनियल सेल के रिप्रेजेंटेशन से चीजें निकालना सिखाऊंगा तो वो काफी हेल्पफुल होगा। फिलहाल के लिए तुम्हें ईएमएफ का मतलब समझ में आया होगा और ई सेल का फॉर्मूला समझ में आया होगा। इसके अंदर मैंने कुछ वेराइटीज तुम्हारे साथ डिस्कस की, और उस वेराइटीज के अंदर मैंने तुम लोगों को सिंपल सी चीज बताई है कि यार ये एक फॉर्मूला याद रखो बस, ठीक है। बाकी अपने आप खुद बना लोगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि बहुत सारे फॉर्मूले तुम याद रखो, जरूरी बिल्कुल नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखो और दिमाग में उस तरीके से सेट कर लो कि मैं बाकी फॉर्मूले अपने आप बना सकता हूँ। तो आई होप ये छोटी सी चीज क्लियर हुई होगी ईएमएफ से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके थ्रू ही हम सारी की सारी कैलकुलेशन, सारा का सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो बताता हूं उसके बारे में कि वो होता क्या। यार अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर ये टॉपिक नहीं होता तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना मुश्किल था, ठीक है। वो टॉपिक है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शी, SHE, शी से किसी और को रिप्रेजेंट मत करना, पहले बता देता हूं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, शी, इसको बोला जाता है एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जब कभी भी हम किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम वहां पे एक रेफरेंस रखते हैं,
ठीक है। मास की बात करते हैं तो मास के लिए रेफरेंस रखा हुआ है, वॉल्यूम के लिए हमने एक रेफरेंस रखा हुआ है। इसी तरीके से इलेक्ट्रोड के अंदर भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है, और वो रेफरेंस पॉइंट किसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं? शी के थ्रू, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। शी मतलब समझ पा रहे होंगे, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे से सुनोगे। क्या बताया शी के अंदर, क्या बताया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, ठीक है। ऑल्सो नोन एज नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एनएचई भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ बुक्स एनएचई भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादा पॉपुलर नाम है शी, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चीज क्लियर करते हैं क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सबसे पहले उसकी प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है। जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये, या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शी के अंदर हम क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या, ठीक है। फिर भी एक बार प्रोसेस समझा रहा हूं, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा काम आएगा तुम लोगों को। देखो ये ना ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए एक पर्टिकुलर ग्राफ बनाया हुआ, ठीक है। यहां पर एक सॉल्यूशन लिया हुआ, सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस है, और तुम लोगों को पता है कि जब किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन होते हैं तो वो हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर मैंने बताया हुआ है। तो ये H3O प्लस के अंदर है, और H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 1m, मतलब 1 मोलैरिटीज की कॉन्सेंट्रेशन। ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है, ठीक है। 1 मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी वजह से नाम दिया हुआ है स्टैंडर्ड। पहली चीज तो क्लियर है, स्टैंडर्ड समझ में आया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। तो 1m है कॉन्सेंट्रेशन, 25 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, सपोज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को यूज किया जाता है। यहां पर सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन है, और यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम हाइड्रोजन को इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ये जो है एक ये प्लेटिनम का वायर है, जिसमें साथ में ये प्लेटिनम ब्लैक का इलेक्ट्रोड यहाँ पे हमने अटैच किया हुआ है इस प्लेटिनम के वायर के साथ, ठीक है। प्लेटिनम का वायर है, इसके साथ ये प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है। ब्लैक इलेक्ट्रोड क्यों यूज किया हुआ, इसका रीजन बताता हूं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले तुम इसका स्ट्रक्चर है वो समझो, कि ये जो पर्टिकुलर शी का जो डायग्राम बनाया है, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो डायग्राम मैंने यहाँ पे तुम्हें बताया है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के अंदर H3O प्लस होता है। हो सकता है कि H प्लस किस फॉर्म में हो, HCl फॉर्म में हो, H2SO फॉर्म में हो, तो किसी भी फॉर्म में समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन वो जब डिसोसिएट होगा तो वो हाइड्रोनियम आयन की कंडीशन में जाके H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हम 1m बोल देंगे। ये चीज तुम लोगों को क्लियर है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। सेकंड चीज मैंने बताया कि यहाँ से हाइड्रोजन इंसर्ट किया जाता है, और ये पर्टिकुलर तुम्हारा प्लेटिनम का वायर है। इस प्लेटिनम के वायर के साथ क्या अटैच किया हुआ है? प्लेटिनम ब्लैक इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब होता क्या है पहले समझोगे। जैसे ही हाइड्रोजन को, वो भी 1 एटीएम, ठीक है, ये याद रखना, प्रेशर इंपॉर्टेंट है। 1 एटीएम पर ही हाइड्रोजन को इंसर्ट करना है, कोई और प्रेशर यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट लिखे हैं ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1m, 1 एटीएम, ये इंपॉर्टेंट है। यही शी मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ओनली, तो वो चीज ध्यान रखना अच्छे से। H2 गैस को हमने 1 एटीएम पे इसके अंदर इंसर्ट किया, इंसर्ट होने के बाद H2 गैस कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अब होता क्या है ना कि प्लेटिनम की टेंडेंसी होती है हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या है, पहले मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। एब्जॉर्ब करने का मतलब है, दो चीजें होती है, एब्जॉर्ब और एड्सॉर्ब। एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि ओनली सरफेस के ऊपर अट्रैक्शन शो करता है, वो बल्क मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं जाता, ठीक है। तो ओनली वो कहां पे अट्रैक्शन शो करेगा, या वो कहां पे जाके अटैच हो जाएगा? सरफेस पे, वो अंदर वाले मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन को मैं यहां से पास करने वाला हूं 1 एटीएम पे, तो इस पर्टिकुलर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के पास कुछ हाइड्रोजन इस तरीके से यहां पर एड्सॉर्ब हो जाएगी, ठीक है। कुछ मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना देता हूं, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो गई? एड्सॉर्ब हो गई। ये हाइड्रोजन एड्सॉर्ब दिखा रहा हूं, ठीक है। कुछ हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाएगी, कुछ हाइड्रोजन इसके अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो वो कुछ ऐसे पॉइंट्स दिखा देता हूं मैं, कुछ हाइड्रोजन चली जाएगी, प्लस कुछ हाइड्रोजन यहाँ पे हमारी क्या रह जाएगी? एड्सॉर्ब हो जाएगी ऑन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ऑन द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर हमारा क्या होगा? कुछ हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हो जाएगा। साथ साथ में सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयंस प्रेजेंट है, साथ साथ में सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन प्रेजेंट है। तो अब होगा क्या कि वो H प्लस आयन कहां जाने की कोशिश करेंगे? इस पर्टिकुलर
इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने की कोशिश करेंगे, और प्लस साथ में यहां पर जो हाइड्रोजन एड्सॉर्ब हुई है वो कन्वर्ट होना चाहेगी H प्लस के अंदर। ठीक है, तो दो चीजें यहां पे देखने को मिल रही है। H प्लस कन्वर्ट होना चाह रहा है, मतलब एड्सॉर्ब होना चाह रहा है किसके ऊपर, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के ऊपर, मतलब H प्लस एड्सॉर्ब किस फॉर्म में होगा, H2 की फॉर्म में। ठीक है, तो H प्लस H2 में भी कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, साथ साथ में हाइड्रोजन इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आ रहा है, मतलब हाइड्रोजन H प्लस के अंदर आ रहा है। तो दो चीजें हैं, H प्लस जा रहा है H2 के अंदर, H2 जा रहा है H प्लस के अंदर, तो यहां पर एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। जैसे कि तुम देख पा रहे होंगे H2 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। कहां पर कंडीशन की बात कर रहा हूं, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के और इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो भी ये सिस्टम बना हुआ है इसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं। तो हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम शो कर रहा है H प्लस आयन के साथ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। चीज क्लियर है। अब देखो यहाँ पे ना दो चीजें हो रही है, हाइड्रोजन जब H प्लस में कन्वर्ट होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से जाएगा +1 में। बताओ रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? तुम बोलोगे कि सर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये पीटी इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडेशन होता है तो ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। साथ साथ में H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 के अंदर, तो H प्लस से अगर H2 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, तो यही प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यहाँ पर कैथोड की तरह भी बिहेव करेगा। तो यहाँ पे ना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो यहाँ पर कैथोड और एनोड दोनों सेम है। कैथोड और एनोड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, दोनों का काम यही कर रहा है। चीज क्लियर है। तो देखो कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, अगर मैं इसको कैथोड लेके चलूं तो क्या रिएक्शन है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर। ठीक है, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है हाइड्रोजन के अंदर, साथ साथ एनोड में क्या रिएक्शन हो रही है, H2 कन्वर्ट हो रहा है 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन की उल्टा, इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। ये चीज तुम लोगों को क्लियर हो रही होगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आगे चलते देखो ना, आगे थोड़ी सी चीज अच्छे से समझना कि मैं क्या समझा रहा हूं। इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह हम यूज करते हैं पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पूरे के पूरे सेल्स जितने भी बनते हैं वो इसको रेफरेंस लेके बनते हैं। ठीक है, अब देखो रेफरेंस लिया जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका रेफरेंस इलेक्ट्रोड की वैल्यू हम पहले डिफाइन करके रख दी है। ठीक है, आयुपेक ने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया और उसके ई नोट रिडक्शन की वैल्यू पहले से डिफाइन करके रख दी और हमें बता दिया कि ये वैल्यू है इसकी, इसके अकॉर्डिंग तुम्हें बताना है कि कौन एनोड की तरह बिहेव करेगा, कौन कैथोड की तरह बिहेव करेगा, या इसके अकॉर्डिंग बताना है कि इस पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जब कभी भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात होगी तो तुम्हें वहां पर जो स्टैंडर्ड ईएमएफ मानना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो मानना है, उसकी वैल्यू तुम्हें 0.00 वोल्ट लेना है, मतलब 0 वोल्ट लेना है। ठीक है, चीज समझ में आ रही है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेफरेंस लिया है। मैं फिर से बता देता हूं कि तुम ये मत बोलना कि सर इसका कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होता, इसका एक वैल्यू होता है, मैं तुम्हें बोल रहा हूं इसका एक वैल्यू होता है, लेकिन हमने इसको रेफरेंस क्या मान लिया कि नहीं ये 0 है। अब इस 0 के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि बाकियों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। ठीक है, हमें अगर एक पर्टिकुलर वैल्यू को जानना है तो हमें रेफरेंस लेके काम करते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर रेफरेंस किस चीज को लिया हुआ है, शी को लिया हुआ है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस लिया हुआ है। चीज क्लियर है, चीज पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। तो ये 0.00 वोल्ट है। तो कैथोड पर देखो, जब कभी भी तुम्हें यहां पर अगर ई नोट की बात करेगा, स्टैंडर्ड पोटेंशियल की बात करेगा, तो वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की बात करता है। ठीक है, कभी भी वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात नहीं करेगा। जैसे आगे मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बताऊंगा, तो वहां पर जो भी वैल्यू डिसाइड होगी या जिस भी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम चीजें करने वाले हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपल सा बोला कि जो भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो ई नोट रिडक्शन है उसको हमें 0 वोल्ट लेना है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें 0 वोल्ट लेना है। तो हमने इसको 0 वोल्ट ले लिया। साथ में देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसकी रिवर्स रिएक्शन है। अगर इसका 0 वोल्ट है तो इसको भी क्या लेना पड़ेगा, हमें 0 वोल्ट लेना पड़ेगा, इसको भी क्या लेना पड़ेगा, ऑफकोर्स 0 वोल्ट। तो इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो कि हमने रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना है, इसका ई नोट 0 वोल्ट एज अ रेफरेंस के फॉर्म में हम यूज करते हैं। याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है, बस इतना याद रखो
ये जो पूरी प्रोसेस बताई कि कैसे होता है, ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेई में नहीं पूछा जाएगा, नीट में नहीं पूछा जाएगा। नीट में तुम्हें ये पता होना चाहिए, जेई में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल होता है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। चीज क्लियर है। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा, और शी बोलूंगा तो सबसे ज्यादा अच्छा। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है एनोड और कैथोड पर, तो चेक करोगे, देखो एनोड ये लिखा हुआ है, ठीक है। एनोड पे सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, एनोड पे सबसे हम पहले दिखाते हैं कि एनोड का जो इलेक्ट्रोड लिया है वो कौन सा है, तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, तो पीटी सॉलिड दिखा दिया। साथ में फिर मैंने क्या दिखाया, उस पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, उस पे रिएक्शन हो रही है अपनी H2 से H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। चीज क्लियर है, 0 से +1 जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चीज क्लियर है। एनोड का रिप्रेजेंटेशन तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि गैस फॉर्म में है, 1 ATM है, रिप्रेजेंट करते हैं हम ब्रैकेट के अंदर, रिप्रेजेंटेशन के अंदर बताया था H प्लस एक्वस 1 ms की कॉन्सेंट्रेशन भी हमने रिप्रेजेंट कर दी। कैथोड पे H प्लस एक्वस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 m, H2 गैस से बन रहा है फिर पीटी सॉलिड। चीज क्लियर है, यहां तक पॉइंट अच्छे अच्छे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, तुम्हें पता होना चाहिए। आई थिंक रिप्रेजेंटेशन तुम्हें समझ में भी आ रहा होगा। देखो कैथोड में ना जो इलेक्ट्रोड होता है वो बाद में लिखते हैं, तुम लोगों को मैं पहले बताता हूँ, इलेक्ट्रोड बाद में लिखते हैं लेकिन एनोड में वो पहले लिखते हैं। ये सारी बातें हम पहले अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो एक और चीज क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट है कि किसी भी बाकी अदर इलेक्ट्रोड है, जैसे जिंक का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है, सिल्वर, गोल्ड, बड़े बड़े लोग तो गोल्ड का यूज करते हैं, ठीक है, सिल्वर का यूज करते हैं, तो उनके अदर इलेक्ट्रोड जो है वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं या उनका ई नोट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एसआरपी। एसआरपी का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और एसओपी का मतलब है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स आर यूजिंग शी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करके हम ये वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रोड तो हम ये लेते हैं और एक दूसरा इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, और उन दोनों को कंबाइन करके हम क्या पता लगाते हैं, जो अदर इलेक्ट्रोड है उनका एसआरपी और उनका एसओपी। पहले चीज क्लियर है, पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये अपना है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ये है अपना शी, ये है अपना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पहला पॉइंट चीज क्लियर होना चाहिए, इसका 0 वोल्ट माना है, ठीक है, तब जाके बाकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, चेंज फाइंड आउट कर पा रहे थे। अगर थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स के साथ इसको रिलेट करूं तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जैसे कि यहाँ पे इनका सम करना है, तो सम करने के लिए अगर मुझे ई सेल चाहिए तो ई नोट, एनोड भी चाहिए, ई नोट कैथोड भी चाहिए। अब अगर मेरे पास ई सेल पता है, ठीक है, लेकिन लेकिन क्या मुझे ई नोट एनोड और ई नोट कैथोड पता है, नहीं पता है। ये चीज क्लियर हो पा रही है। तो हमें किसी पर्टिकुलर वैल्यू को पुट करना पड़ेगा एज अ रेफरेंस, तभी जाके हम दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो हमने क्या लिया है, वो हमने लिया है शी, मतलब वो लिया है हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। चीज क्लियर होनी चाहिए, शी का मतलब क्या है, शी क्या समझा रही है, ठीक है, क्या समझा रहा है, सॉरी। एसआरपी एंड एसओपी ऑल अदर इलेक्ट्रोड्स आर यूजिंग शी यूजिंग पोटेंशियोमीटर, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको और अच्छे से क्लेरिफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सेल है जिसके अंदर यहां पर जिंक का इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, और इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर जिंक +2 के आयंस प्रेजेंट है। डन। इसी के साथ मैंने साथ में लगाया है एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। यहां पर जिंक एनोड की तरह बिहेव कर रहा है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड या जो भी है वो अपना कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे वो कुछ तरीके बता रहा हूं। तो जिंक का इलेक्ट्रोड लिया और यहां पर हमने लिया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, एनोड डबल स्लैश, स्लैश नहीं, डबल वर्टिकल लाइंस प्लस कैथोड। तो देखो यहां पर क्या होगा, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो जिंक कन्वर्ट होगा जिंक +2 में, तो जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है जिंक +2 में। फिर वर्टिकल लाइंस, यहां पर क्या होगा, कैथोड पर रिडक्शन वाला शो करना है ओनली हमें, रिडक्शन यहां पे दिखाना है, तो रिडक्शन क्या होगा, 2H+ से H2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो हमारा रिडक्शन वाला पार्ट हो गया। तो रिडक्शन वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। अब क्या हुआ है ना कि देखो किसी भी पर्टिकुलर सेल का है ना, हमें ईएमएफ तो पता होता है, ईएमएफ मतलब पूरी वैल्यू, कि दोनों को सम करा के क्या आएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ये वोल्ट मीटर हमें यहाँ पे बता देता है कि इस पर्टिकुलर सेल का ईएमएफ क्या है, इस पर्टिकुलर सेल का वोल्टेज क्या है।
तो वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट हमें इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ इसका वोल्टेज इतना है, लेकिन हमें वो ये रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि इसका कितना है और इसका कितना है, दोनों का इंडिविजुअल फाइंड आउट नहीं कर पाया, वो सम करके बोल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे कोई पूछना चाहेगा कि बताओ जिंक का कितना है, तो मैं कैसे बता पाऊंगा, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे तो बस ये पता है कि इस पूरे सेल को अगर मैं कंसिडर करूं तो मुझे इसका ईएमएफ पता है, मुझे इसका ई सेल पता है। चीज क्लियर, पहले अच्छे से देखते हैं। अब ईएमएफ ऑफ द सेल पता है तो मैं इसका ईएमएफ का फॉर्मूला लिखता हूं। क्या बताया अभी, अभी अच्छे से देखोगे, बताया है ई नोट सेल। देखो ना यहाँ पे ना मैं सारी स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं, तो मैं ई नोट ले रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, डन है। ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड। बढ़िया, तो चलते हैं ई नोट एनोड प्लस ई नोट कैथोड। क्या मैं यही तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैं उसी के बेसिस पे काम कर रहा हूं। देखो अब मुझे बताओ कि ई नोट सेल कितना दिया है, ईएमएफ ऑफ द सेल कितना दिया हुआ है, 0.76 वोल्ट दिया। ठीक है, ई नोट एनोड का मतलब क्या है, ई नोट Zn से Zn प्लस 2, बिल्कुल प्लस। ई नोट कैथोड का मतलब क्या है, ई नोट कैथोड का मतलब है ई नोट H प्लस से H2। चेक करोगे क्या मैं सही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। जिंक से जिंक प्लस 2 जा रहा है, जिंक पहले लिखोगे, जिंक प्लस 2 बाद में लिखोगे। H प्लस से H2 जा रहा है, H प्लस पहले लिखोगे, H2 बाद में लिखोगे। तो वही मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब मैंने तुम्हें बता दिया कि ये एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसका की पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। तो इसको क्या वैल्यू पुट कर दोगे तुम, 0 वोल्ट पुट कर दोगे। इसको भी इसकी वैल्यू क्या कर दोगे, क्योंकि उसको रेफरेंस माना हुआ है, इसकी वैल्यू 0 है। 0 है तो हमें यहाँ से पता क्या चल गया, इस पर्टिकुलर जिंक का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल सकते हो। तो ई नॉट Zn से जब Zn प्लस 2 निकाला जाता है तो उसकी वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट। पहले ये चीज क्लियर करोगे कि मैं तुम्हें ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि ये वैल्यू आती कहां से, 0.76 वोल्ट। तो हम कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसके अंदर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं और उसके ई नोट की वैल्यू, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ऑफ द जिंक फाइंड आउट करते हैं। आई होप ये थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले देखो क्लैरिटी क्या आनी चाहिए, सबसे पहले आनी चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जिसके अंदर प्लेटिनम ब्लैक, हाँ ये ब्लैक का मैं बता देता हूं। देखो ब्लैक क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि ब्लैक एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, एब्जॉर्ब ज्यादा करता है, इसी वजह से ब्लैक इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। ठीक है, साथ में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1m 25 डिग्री सेल्सियस 180 m। इंपॉर्टेंट चीज है, हाइड्रोजन गैस को इंसर्ट किया, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ सॉल्यूशन के अंदर चला गया। फिर यहाँ पे H प्लस आयन डिपोजिट होने की कोशिश करेंगे, मतलब एब्जॉर्ब होंगे, और कुछ H प्लस आयन यहाँ से क्या होंगे, सॉल्यूशन में आने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है, H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो कैथोड है और एनोड है वो दोनों यही है। ठीक है, क्योंकि दोनों प्रोसेस यहाँ पर पॉसिबल है। दोनों प्रोसेस, तो कैथोड पे सिंपल सी ये चीज हो रही है, एनोड पे सिंपल सी चीज हो रही है। देखो मैं फिर से बोल देता हूँ कि ना इसको उस आयुपेक ने जो वैल्यू बोली है ना वो रिडक्शन के लिए बोली है, लेकिन हमने उसके अकॉर्डिंग हमने क्या पता लगा कि इसका भी 0 वोल्ट होगा, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन ही तो है। तो रिवर्स रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट। फिर रिप्रेजेंटेशन हमें क्लियर होना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट किया है वो चीज क्लियर है। फिर बाकी अदर इलेक्ट्रोड्स अगर हमारे पास प्रेजेंट है, जिंक का, कॉपर का, इनके इलेक्ट्रोड्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको एज अ रेफरेंस मान के शी की मदद से फाइंड आउट करेंगे। और कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, पोटेंशियोमीटर। अब हमें किसी भी पर्टिकुलर सेल का क्या पता होता है, हमें पर्टिकुलर सेल का टोटल ईएमएफ पता होता है, ई सेल पता होता है, लेकिन हमें इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन, मतलब इंडिविजुअल एनोड का और इंडिविजुअल कैथोड का नहीं पता होता है। तो वो कैसे पता लगाते हैं हम, ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन को एक तरफ ले लो ताकि इसका तो 0 पुट करना ही है, तो जो भी आएगा वो किसकी वजह से आएगा, ओनली इसकी वजह से आएगा। तो इस तरीके से ई नोट Zn से Zn प्लस 2 की जो वैल्यू निकल के आती है वो 0.76 वोल्ट निकल के आती है। आई होप यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि कैसे शी की मदद से हम बाकी इलेक्ट्रोड्स को, स्टैंडर्ड पोटेंशियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल है इसका, उसके थ्रू समझाता हूं, फिर उससे और फर्दर बातें करते हैं। अभी तक हमने एक एग्जांपल देख लिया जिसके अंदर हमने जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट किया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है जिसके अंदर हम कॉपर को एज अ कैथोड ले रहे हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एज अ एनोड ले रहे हैं, और हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर कॉपर रोड का या इस पर्टिकुलर कॉपर वाले जो भी कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल है वो फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखो एनोड की तरफ कौन है, हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। रिप्रेजेंटेशन होगा, सबसे पहले हाइड्रोजन लिखा जाएगा। तो बताओ H प्लस से H2 लिखूं या H2 से H प्लस लिखूं, पहले तो ये चीज करो। तो क्या आएगा, H2 से H प्लस आएगा। H2 कन्वर्ट होगा तुम्हारा H प्लस में, H2 गैस कन्वर्टेड इनटू H प्लस एक्वस, डबल स्लैश क्या कन्वर्ट होगा बताओगे, कॉपर प्लस 2 से कॉपर जाएगा। ठीक है,
कॉपर प्लस टू से तुम्हारा कॉपर जाएगा, कॉपर प्लस टू यहाँ पर एक्वस है, ऑफकोर्स एक्वस है, और ये सॉलिड फॉर्म में। ये चीज क्लियर है, यहां तक चीज क्लियर है, रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब बताओ, इसका अगर मुझे ईएमएफ दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, मतलब मुझे इसका ई नोट सेल लिखना है, तो ई नोट सेल कैसे लिखा जाएगा? ई नोट सेल लिखा जाएगा ई नोट ऑफ H2 से H प्लस, मतलब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, प्लस ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का, ठीक है। ये मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये चीज पर्टिकुलर एनोड के लिए है, ये पर्टिकुलर चीज कैथोड के लिए है। और हमें कितना ईएमएफ दिया हुआ है? 0.34 वोल्ट है, जो हमें इस वोल्टमीटर से पता लग जाएगा, ठीक है। तो 0.34 है तो इसको 0.34 ले लेते हैं, यहाँ पे 0 आ जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ से ई नोट कॉपर प्लस 2 प्लस कॉपर की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर की वैल्यू आएगी 0.34 वोल्ट। चेक करो एक बार, ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर की वैल्यू कितनी आएगी? 0.34 वोल्ट निकल के आएगी, जो कि ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, देखो यार, पहले मैंने जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना सिखाया, फिर तुम्हें कॉपर का तुम्हें क्या निकालना सिखाया मैंने? रिडक्शन पोटेंशियल। अब तुम्हें भी पता है कि डेनियल सेल के अंदर दो चीजें होती है, एक तो जिंक होता है, एक कॉपर होता है। अब मुझे उन दोनों का इंडिविजुअल रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता लग चुका है, तो मैं क्या इन दोनों की मदद से उसका ईएमएफ या ई नोट पता लगा सकता हूं? चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं यहाँ पे तुम्हारे पास डेनियल सेल की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे डेनियल सेल की बात करूं, चेक करोगे एक बार थोड़ा सा, डेनियल सेल की अगर मैं बात करूं तो डेनियल सेल के अंदर अगर ई नोट बोला जाएगा तो ई नोट क्या होगा? ई नोट होगा ई नोट ऑफ Zn से Zn प्लस 2 प्लस ई नोट ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर, यही होगा ना? यही होगा, सिंपल सा, हमने तो ये चीज पढ़ाया था। तो ई नोट Zn से Zn प्लस 2 होगा, प्लस ई नोट कॉपर प्लस 2 से कॉपर होगा। देखो, ई नोट Zn से Zn प्लस 2 हम चीज देख चुके हैं, इसकी वैल्यू आई थी अपने पास 0.76 वोल्ट, प्लस कॉपर प्लस 2 से कॉपर की वैल्यू है अपने पास 0.34 वोल्ट, ठीक है। तो वो दोनों वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो यहाँ पे इसका ई नोट जो निकल के आएगा वो 1.1 वोल्ट निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो डेनियल सेल होता है ना, उस डेनियल सेल का ईएमएफ या ई सेल की वैल्यू क्या होती है? तो उसकी वैल्यू होती है तुम्हारे पास 1.1 वोल्ट, ठीक है। काफी बच्चों को कंफ्यूजन था इस चीज में कि सर 1.1 वोल्ट कैसे निकाला, तो वो ये देखो यहाँ से निकला है, पूरा प्रोसेस है। तो पूरा प्रोसेस समझाया है कि पहले हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया है, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से फिर हमने दोनों का स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाला और दोनों को ऐड करके फिर उसका डेनियल सेल का ई सेल निकाला या ई नोट सेल निकाला, ज्यादा बेटर रहेगा। चीज क्लियर है? अब ये चीज तो हो गई कि हम शी की मदद से, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद से हम दूसरे इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं वो समझा दिया डेनियल सेल के बारे में। अब डेनियल सेल के बारे में थोड़ी सी और चीजें जो कि ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल में पोटेंशियल कितना होता है या ई सेल कितना होता है? 1.1 वोल्ट, ई नोट सेल। अगर इसका 1.1 वोल्ट है और मैं बाहर से एक एक्सटर्नल वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, तो उसको मैंने तीन केस के अंदर प्रोवाइड किया है कि पहला वोल्टेज में 1.1 वोल्ट से कम प्रोवाइड कर रहा हूं, दूसरा वोल्टेज में बराबर कर रहा हूं 1.1 वोल्ट के, और थर्ड है 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर रहा हूं। तो क्या फर्क आएगा पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, केस वन क्या है? ई एक्सटर्नल 1.1 वोल्ट है, लेस देन 1.1 वोल्ट है, मतलब जितना पोटेंशियल, जितना ईएमएफ इस पर्टिकुलर डेनियल सेल का है उससे मैंने कम एक्सटर्नल प्रोवाइड किया, ठीक है। तो भी क्या होगा? तो भी अभी भी कुछ पोटेंशियल उसके अंदर बाकी रहेगा। तो जो भी प्रोसेस चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएगा, पहले भी जा रहा था। करंट कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा है, पहले भी जा रहा था। जिंक डिसॉल्व एट एनोड, मतलब जिंक एनोड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, और कॉपर डिसॉल्व्स एट, डिसॉल्व नहीं होगा यहाँ पे, डिपॉजिट होगा, डिपॉजिट एट कैथोड, ठीक है। कॉपर क्या होगा? कॉपर यहाँ पे तुम्हारा डिपॉजिट होगा, डिपॉजिटेड एट कैथोड, ठीक है। कॉपर डिपॉजिट होता है, कॉपर प्लस 2 आयन कॉपर की फॉर्म में कहां पे डिपॉजिट होते हैं? तुम्हारे कॉपर इलेक्ट्रोड पे। सेकंड केस क्या है कि अगर हमने बराबर 1.1 डाल दिया, ठीक है, तो 1.1 वोल्ट तो ये था, हमने ऊपर से इसको क्या किया, इसके एक्सटर्नल बाहर से इसको 1.1 वोल्ट हमने प्रोवाइड किया, तो वहां पे ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और इसकी वजह से नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट और नो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन उसको नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं है, और इसकी वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो कंडीशन है, पता होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये एक्सटर्नल 1.1 से ज्यादा दे दिए,
मतलब जितना है उससे ज्यादा प्रोवाइड कर दिया तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, पूरा का पूरा सिस्टम रिवर्स हो जाएगा। जो एनोड था वो कैथोड की तरह बिहेव करने का लगेगा, जो कैथोड था वो एनोड की तरह। जैसे कि इलेक्ट्रॉन पहले जिंक से कॉपर जा रहा था, अब कॉपर से जिंक जाएगा। करंट पहले कॉपर से जिंक जा रहा था, अब जिंक टू कॉपर जाएगा। जिंक डिसॉल्व हो रहा था, अब जिंक डिपॉजिट होगा। कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, अब कॉपर डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस बनती है कि अगर हम डेनियल सेल के अंदर उसके पर्टिकुलर ईएमएफ सेल से ज्यादा, कम या बराबर अगर हम ई एक्सटर्नल वोल्टेज को प्रोवाइड करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन है, याद रखोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली बोर्ड्स एग्जाम के लिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, जेई के लिए न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन फिर भी बता दिया ताकि तुम्हें याद रहे। तो आज का देखो जो भी टॉपिक था ना हमारा, वो पूरा का पूरा बेस्ड था शीपर। शीपर मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पर। ठीक है, तो सबसे पहले उसकी प्रोसेस को जाना और उसका काम क्या है उसके बारे में हमने देखा। और सबसे पहले हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, तो ईएमएफ के फॉर्मूलेज जो है उनकी वेराइटीज तुम लोगों को समझ में आई होगी, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है और उसका यूज क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। और अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड नहीं होता तो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को फर्दर पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि हमने वहां पे उसको रेफरेंस लेके ही हम सारी चीजें करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर तुम लोगों को पूरा समझ में आया होगा। बाकी देखो अगले लेक्चर में मैं तुम लोगों को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ाने वाला हूं, जो कि तुम लोगों ने रेडॉक्स के अंदर भी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। तो एक बार अगर उस चीज को रिवाइज करके रखोगे तो थोड़ा क्लैरिटी मिलेगी क्या होता है उसके अंदर। मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर बताया है, रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर बताया, तो वो चीज क्लियर रहेगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या यूजेस है, उससे क्या क्या चीजें हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है। तो वो रेडॉक्स का पार्ट है ऑफकोर्स, और रेडॉक्स के अंदर वो चीजें पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो फायदा मिलेगा अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होगी तो। ठीक है, बाकी मैं तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में खुद भी लिखवाऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि कैसे तुम्हें चीजें उसको यूज करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को यूज करना है। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में बात करें, रेफरेंस मतलब बेस है एकदम, मतलब यहीं से सब चीज शुरू हो रही है। तो ध्यान से अगर चीज समझ में आई होगी तो एक बार एनसीईआरटी से भी रीड कर लेना ताकि थोड़ी सी और क्लैरिटी मिलेगी। बाकी यार इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद फिर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन देखो क्वेश्चंस तभी बनेंगे जब तुम्हारे बेसिक जो अभी तक चल रहा है वो सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, तभी तुम्हें वो वाली चीजें समझ में आएगी, वो फॉर्मूले समझ में आएंगे, उनमें वैल्यूज अप्लाई करना समझ में आएगा। तो आई होप ये सारी चीज समझ में आएगी। बाकी देखो लेक्चर के नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके तुम लिख सकते हो। और मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए मेरी तरफ से बाय।